कुछ कहूँगा बुरा तो नहीं मानेंगे। वो ये ऐसी बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो जीत हुई ना क्रिकेट पे, उसमें पाकिस्तान में जितनी खुशियाँ मनाई गई इतनी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मनाई गई। तो मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चप्पलें तोड़ दी उसने नाच नाच के। तो बात यह है कि मौका महल देखकर इंसान को रिएक्शन देना चाहिए। हमारी मईशत का भी कुछ ऐसा ही हाल है मेरे प्यारे भाइयों। मसला कुछ ऐसा है कि चीज़ कुछ और हो, खुशी किसी और चीज़ की मनाई जाती है, और वो शादियाने किसी और चीज़ के लिए बजाए जाते हैं और फ़ायदा किसी और का हो जाता है। क्या बात है, कमाल है। पहले 2-3 साल शोर मचाते रहे, बोला FATF की वाइट लिस्ट में आ गए तो कमाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वाइट लिस्ट में बस आना है हमें। वाइट लिस्ट में आ गए, फिर दिवालियापन की तरफ जाने वाले थे, फिर IMF के साथ मामला तय पा गया, सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर IMF के साथ मामला तय पा गया, महंगाई 26-26.5% पे पहुंच गई, तभी भी मामला कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ बोलते घबराहट होती है आजकल, ज़्यादा सच बोलते भी घबराहट होती है। वैसे भी अब मैंने दवाई खाना शुरू कर दी शो से पहले, ताकि कोई गलत चीज़ मुंह से निकल ना जाए। लेकिन मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मेरे से ज़्यादा तवाज़ुन के अंदर वो ये करते हैं, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, साबिक सरबरा काटी भी रहे हैं, अपने ग्रुप नेशनल बिजनेस ग्रुप के सरबरा भी हैं, और इंटेलेक्चुअल हैं, बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस पॉलिटिक्स में अपना एक मुकाम रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब माजी को तो कहते हैं माजी में ही रहने देते हैं। हालिया तौर पर आपको पता होगा कि IMF की टीम पाकिस्तान में है और कुछ अरसे में यहाँ से जाने के बाद बयान भी देगी। आपके कुछ मैंने अहम बयानात मीडिया पर देखे हैं। बाकी जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो टेंजेंट बातें कर रही है, अनरियलिस्टिक बातें कर रही है, वहाँ पर आपकी रियलिस्टिक बात ये कि IMF के प्रोग्राम में शामिल रहना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है और उन शराइत पर अमल करना भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि इस पर तज्ज़िया पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहने का। बात यह है कि IMF इस वक्त हमारे लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत है या नागुज़ीर मजबूरी है, क्योंकि हमारी अपने जो हरकत हैं, जो हमने पिछले 70 सालों में जो काम किए हैं और जो पॉपुलस हमने एटीट्यूड रखा है और जो हमें इस्लाहात की ज़रूरत थी वो हमने की नहीं। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर हमें हर जगह से कुछ ना कुछ मांगने की आदत भी पड़ गई है और ज़रूरत भी है। अब बात यह है कि IMF आई हुई है यहाँ पे, उनकी टीम SBA जो उन्होंने हमारे साथ किया था शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और $3 बिलियन का SBA अप्रूव किया था स्टैंड बाई अरेंजमेंट। तो उसमें उन्होंने हमें अब 7.1 गालमन क्या कहना चाहिए मिलियंस रुपीज़ डॉलर्स जो हैं वो भी रिलीज़ करने हैं। वो ट्रांच जो उन्होंने रिलीज़ करनी है तो उसके लिए उन्होंने देखना है कि हमारी पिछले 3 माह की कारकर्दगी क्या रही। अब उसमें बात यह है कि जब उन्होंने SBA अप्रूव किया था तो उन्होंने कहा था जी गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे और अपनी रेवेन्यू की इनकम बढ़ाए। तो अखराजात कम करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें हमने ये भी आपने देखा कि हमने जो गैस की कीमतें बढ़ाई 173%, जिसमें गालबन को 80% जो हैं वो हमने उसकी कीमतें बढ़ाई हैं अपना एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। जी। तो इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा कीमतें अभी बढ़ाई हैं और उससे कोई 800 अरब रुपया हमने जनरेट करना है ताकि हमारा जो गैस का शुबा है इसके नुकसानात ख़त्म हों। और इसी तरीके से हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी के टारगेट्स जो हैं वो भी हमने पूरे किए। तो अब ये हमारी मजबूरी है। अब IMF ने मज़ीद ये मांगा है आके कि जी आप ये बताएं कि आपने डॉलर को जो नीचे लाए तो वो कैसे लाए, क्या उसमें एजेंसियों का रोल था या उसमें मार्केट मैकेनिज़्म था। तो हमने उनको मुतमईन करना है, उसमें डेफिनेटली उसमें एजेंसियों का रोल था, क्योंकि उसमें जो मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जो डॉलर स्मगल आउट हो रहा था या जो डॉलर मिस यूज़ हो रहा था या डॉलर इलीगल इंपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा था, यानी स्मगलिंग के लिए यूज़ हो रहा था। तो वो ज़ाहिर है कि उसमें एजेंसियों का ही रोल बनता है और एजेंसियों ने अगर उसमें कोई अपना रोल अदा किया है तो वो बिल्कुल ठीक अदा किया, तो उससे हमें उनको कन्विंस करना। लेकिन माज़रत के साथ यहाँ पर लुकमा देना चाहूँगा कि ये क्योंकि ये वक्ती तौर पर इदारे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म के अंदर तो रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि ताजर सनतकार बिरादरी जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गई थी बिज़नेस कम्युनिटी की, शायद वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। उन्होंने शायद ये
राग़िब करने की कोशिश की उन लोगों को जो कि हमारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार में, कि ये सिर्फ एक सतही मसला है जो कि स्मगलिंग से रोका जा सकता है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बताने से थोड़ा सा जो है, जैसे मुंडे तो शौक नहीं दसे उन्हें जी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आजकल ये इसके दोस्तों ने इसे ख़राब किया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके शौक पहले से ही लड़के के ख़राब हैं। तो मतलब ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल गलत नुमाइंदगी, मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने गलत नुमाइंदगी की हमारे ताजिर सनतकार बिरादरी के लोगों ने। देखिए अली साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान के क्रॉनिक इकनॉमिक इश्यूज़ हैं जी, वो सब जानते हैं। वो मुआशियात का एक आम स्टूडेंट जो है वो भी जानता है। फिर हमारे अरबाब इक़्तिदार जो है वो तो बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग होते हैं, क्रीम ऑफ द क्रीम होती है, उनको भी पता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी पता है। और वो हमारा इशू क्या है, हमारा इशू ये है मेन कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हमारी फॉरेन रेमिटेंस बढ़नी चाहिए, हमारे अखराजात कम होने चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कंट्रोल हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल हो जाए। ये चार जुमलों में हमारी इकॉनमी यहाँ लाई करती है। अब बात यह है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम आज ठीक भी कर लें, उसके बावजूद अगर हमारा डॉलर स्मगल होना शुरू हो जाए या हमारी स्मगलिंग का इनफ्लो बढ़ जाए और डॉलर उधर कंज्यूम होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके लिए तो हमें कोई एनफोर्समेंट के मेजर्स ही लेने पड़ेंगे। बट इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग दैट इफ थिंग्स आर बैड तो वो बैड टू वर्स हो जाते हैं अगर हम स्मगलिंग वगैरह कंट्रोल नहीं करते। जी बिल्कुल। बट थिंग्स आर बैड इन देयर ओन प्लेस, क्योंकि आपने जो चार नुकात बताए हैं ये आप कह रहे हैं कि दे आर द फंडामेंटल इशू। एग्जैक्टली। ये बात यह है कि पिछले 12 महीने से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल कम हो रही थी, जी जी, रेमिटेंस हमारी कम हो रही थी। अब ये पिछले महीने यानी अक्टूबर में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कोई 5% बढ़ी हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो है अगर देखा जाए तो कोई 14% इंक्रीज़ हुई हैं। तो गालबन ये जो इकदाम गवर्नमेंट ने उठाए हैं तो कुछ शायद उसका भी नतीजा हो सकता है। लेकिन बात यह अगेन कि ये जो मार्केट मैकेनिज्म है ये एक इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म होता है, जिसमें आप यहाँ के लोकल मैनेजमेंट अगर आप कर भी लेते हैं तो उसका कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। अब बात यह है कि हमने गैस की जो कीमतें इस वक्त इंक्रीज़ की हैं उनका क्या इम्पैक्ट आएगा उसमें। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, आप वर्ल्ड मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव थे। अब ये गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब जो उसके रिपरकशंस होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जो उसके इम्पैक्ट्स होंगे, हमारी ज़ाहिर है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, हम इनकॉम्पिटिटिव होंगे। तो मुझे ये ख़तरा और ख़दशा है कि शायद हमारी एक्सपोर्ट जो है कदरे और कम हो जाए। अब इस सारी सिचुएशन में देखें डॉलर आने से एक्सपेक्टेशन ये कि अगर ये चीज़ें नहीं की गई तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। जी। अब मुझे ये लगता है, देखें मुझे ये लगता है कि अभी ये पिछले 3 हफ्तों में जो डॉलर 1-2 रुपये करके बढ़ा है, गालमन 14 रुपये बढ़ा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो गैस का इम्पैक्ट आ रहा है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे, उसको किसी तरीके से सब्सिडाइज करने के लिए या सबसाइड करने के लिए अगर डॉलर की कीमत को थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो उसकी कीमत यानी जो उसकी कॉस्ट है जो उसकी रेंज से बाहर हो रही है, तो शायद इस तरीके से उसको कुछ हेल्प आउट किया जा सके, कॉम्पनसेट किया जा सके। तो शायद ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है। लेकिन फिर बात यह है कि नहीं, आपने बड़ी गहरी बात की है, क्योंकि हमारे ताजिर सनतकार ये कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आप वाज़ेह तौर पर लेकिन बात यह अली साहब, ये सब कॉस्मेटिक्स हैं। असल बात यह है कि आप बिजली और गैस के शोबे में हमारा कोई 1300 अरब रुपए का लॉस है। मैं अभी इस्लामाबाद में गया था, कुछ मुक्तदरा के लोगों से मिला मैं, तो मैंने उन्हें कहा जी 1000 अरब रुपए का लॉस है। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको एग्जैक्ट कर लें, फिगर ये 1.3 ट्रिलियन का है, यानी 1300 अरब रुपए का बिजली और गैस के शोबे में हमारा लॉस है। इसी तरीके से मैंने उन्हें कहा कि कोई 800-900 अरब रुपए का हमारा लॉस है एसओईज में, तो वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी फिगर अपडेट कर लें, ये भी कोई 1.2 ट्रिलियन का है। तो 1200 अरब रुपए का जो है हमारा एसओईज में लॉस है, 1300 अरब रुपए का हमारा बिजली के शोबे में लॉस है, 2500 अरब रुपए का तो हमारा यही लॉस है, जो बड़ा लॉस है। अब इस 2500 का मतलब ये है कि तकरीबन 8, साढ़े 8 या 9 अरब डॉलर का ये हमारा इन दो शोबों में मिला के लॉस है। और IMF से हमें कितने पैसे लेने हैं इस वक्त? हमें लेने हैं 0.70 यानी 7 बिलियन डॉलर, 0.7, ठीक है। अब इस सारी सिचुएशन में हम अपनी जब तक चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, हम ये अपनी बिजली के शोबे के लॉसेस को ठीक नहीं करेंगे, और उसका एक ही हल है, देखें उसका कोई दूसरा हल नहीं है कि आप उसको सारे सिस्टम को प्राइवेटाइज करें। दूसरी तरफ उसका हल ये है कि जो SOEs हैं, जो लॉस मेकिंग SOEs हैं, उनको भी प्राइवेटाइज करें। और ये 80 इदारे हैं जो लॉस मेकिंग है, तो इनको भी हम प्राइवेटाइज करें। जब तक इन चीज़ों को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये जो हमारे गड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गड़े हैं जिसमें हमारा पैसा सारा जाके उनमें गिर रहा है, तो इनको जब तक हम प्लग नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी इकॉनमी जो है वो मांगेगी रहेगी। कभी चादर
चादर छोटी होगी, कभी पाँव पे डाल लें, कभी सर पे डाल लें, तो ये सिचुएशन रहेगी। इन चीज़ों को हमें फौरी तौर पर ठीक करना होगा। और ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के मुश्किल फ़ैसले कर सकती है, इनके अंदर ये कैपेसिटी है, ये फ़ैसले कर लें और इसको ठीक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हम फिर राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। एक और मसला हमारा ये है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू इस साल हमने 9,400 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है। अब 9,400, जबकि पिछले साल 7,200 अरब रुपए हमने रिकवर किए थे, तो 2,200 अरब रुपए हमने इस साल ज़्यादा, पिछले साल से ज़्यादा रिकवरी करनी है, जो कि तकरीबन 30% है। अब इसके लिए, जबकि वेयर एज के हमारा तकरीबन जो रेवेन्यू होना चाहिए वो हमारे पोटेंशियल के मुताबिक या हमारी इकॉनमी के साइज़ के मुताबिक वो होना चाहिए 13,000 अरब। तो 4,000 अरब रुपए का जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो हमें कहाँ से आएगा? वो हमें ट्रेडर से आएगा, वो हमें होलसेलर से आएगा, वो हमें एग्रीकल्चर से आएगा, वो उन लोगों से आएगा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी चलाते हैं। तो अगर हम आज भैया जुम्बश कलम अगर हम ये मुश्किल फ़ैसला कर सकें और इसमें तमाम पार्टियों को हम बिठा सकें, तो हम ये कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें और उसमें ये सारे शोबों को अगर हम टैक्स नेट में ले आएँ और ये गैर दस्तावेजी मईशत को ख़त्म कर दें, तो आप यकीन जानिए ये डॉलर भी यहीं हेल्ड हो जाएगा। ये आप यकीन जानिए कि आपके जो ये डेफिसिट्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन जाने कि ये आपकी इकॉनमी जो है वो एकदम राइट ट्रैक पे आ जाएगी। ये अगर आप आज ये फ़ैसला कर लें सब बड़े मिल के, जो कि मैं एक जगह बात भी करके आया हूँ, तो ये बात हो रही है कि इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लिया जाए। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लिया जाए अगर उसमें, और सारी पार्टियां उसमें मुत्तफिक हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये अगर आप डॉक्यूमेंटेड कर लें अपनी इकॉनमी को, तो आप हर चीज़, आपकी जितनी मेल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी स्मगलिंग है, जितना डॉलर की होर्डिंग है, जितनी उलट पलट किस्म के काम हम लोग करते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, चोरा चकारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस काम को फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है ताकि हम सही ट्रैक पर आएँ। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ कि आपकी जो गुफ्तगू है बड़ी मंतकी है। और क्योंकि आजकल सोल्यूशन बेस्ड हर कोई कह रहा है जी सोल्यूशन बताएं, तो आई थिंक कि वी शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अच्छी बात है कि आप इस चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ। असल में क्या होता है, इलेक्शन से पहले हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है कहाँ से पैसे आएंगे। तो वो जो भी होता है जिससे इलेक्शन के अखराजात पूरे होंगे, उसको फिर कह दिया जाता है कि तुम फिक्र ना करो, बाद में हम ख्याल रख लेंगे। जैसे अब आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट ज़ेर अताब आया हुआ है, सारे रियल एस्टेट वाले पाकिस्तान में या तो कहीं मिल नहीं रहे या बाहर कहीं नहीं मिल रहे। तो बात यह कि उनको कह दिया गया कि वी विल फैसिलिटेट यू वंस आवर टाइम कम्स, बट व्हाट यू हैव सेड रिक्वायर्स बड़ा जुर्रत का काम आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कोई बब्बर शेर, कोई बड़ा सोना दलेर हो जो ये काम कर दे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बंदा मुझे कहीं दिखता नहीं है। मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं ये बड़ी जुर्रतमंदाना चीज़ें। अब ये फुफी इंटरनेशनल, माजरत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेट, माजरत इस वजह से निकल जाता है क्योंकि एयर होस्टेसों का माहौल ऐसा होता है, इंसान का PIA के जहाज में जाते ही महसूस होता है खाला पुप्पो घूम रही। पानी भी बंदा नहीं मानता, बल्कि खुद कहता है कि पुप्पो आप रहने थे, मुझे बता दें कहाँ है कूलर। तो इनको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे ना, ये कर नहीं रहे। ये तो हम तो कब से इसरार कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो PIA और पाकिस्तान स्टील नंबर 1 पर है। जी हाँ, तो वो तो निकाल दिया पाकिस्तान स्टील को लिस्ट में से ही, बोलने के नहीं करेंगे उसको प्राइवेटाइज। देखें, मुझे ये लगता है कि PIA इसी महीने यानी नवंबर में प्राइवेटाइज हो जाएगी जनाब। और इसमें तकरीबन कोई 150 अरब रुपए का हमारा साल का लॉस है। और दूसरा लॉस ये है कि अगर ये एयरलाइन सही तरीके से चले तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तीसरा लॉस ये है कि लोगों को सर्विस मिलेगी। जैसे अभी आपने कहा कि पुप्पो से पानी कैसे तो ये आपको सर्विसेज भी ठीक मिलेंगी। तो बात यह है कि इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए और गालबन मुझे लगता है कि ये इसी महीने नवंबर में ही प्राइवेटाइज हो जाएगी। इन प्रिंसिपल डिसीजन हो जाएगा। जी हाँ, हो चुका है। अच्छा, हो चुका है, डिसीजन हो चुका है और उसके ऊपर काम हो रहा है और इसी महीने इंशाल्लाह ये प्राइवेटाइज हो जाएगी। इसी तरीके पाकिस्तान स्टील भी इसी तरह जो है छन्ने में पानी इकट्ठे करने की तरह है, क्या कहते हैं उसका? तो पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसमें भी आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे जो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है उनका लास्ट वीक में इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी उनको बिजली जा रही है अपना स्टील मिल्स को, उनको पानी जा रहा है, उनको बिजली के बिल भी वो नहीं दे रहे, पानी के बिल भी वो नहीं दे रहे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी सब जा रही हैं, उनको तमाम जितनी सहूलतें हैं वो सब उनको मिल रही हैं, जबकि वो 1 किलो लोहा
बना नहीं रहे। तो बंद मिल पड़ी हुई है और उसके सारे अखराजात जा रहे हैं, तो उसको प्राइवेटाइज करें, फौरी तौर पे करें। उसकी कोई 12,000 एकड़ ज़मीन थी जो गालबन अब सुकड़ के कोई 8,000 एकड़ रह गई है, तो वो ज़मीन जो है वो बड़ी कीमती ज़मीन है, उसको कोई इंडस्ट्रियल जोन वगैरह इंडस्ट्रियल जोन बना दिया जाए। ये बात बहुत ज़्यादा बाज़गश्त में एक बहुत प्रेसिंग इशू है। मैं चाहूँगा कि इसमें एक ताजिर सनअतकार ही आपको बेहतर बता सके। इशू वो इस तरह का है कि IMF आज़ाद जदीद मईशत के कुछ कवायद उसूलों पर काम करता है। हम हमेशा अपने आप को एक आइसोलेटेड यूनिक केस के तौर पर पेश करना चाहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती और फिशर की जो थ्योरियाँ हैं वो भी काम नहीं करती, और जितनी फाइनेंस के स्पेशलिस्ट रहे हैं सारी दुनिया के, क्योंकि आपको पता होगा फाइनेंस का महवर जो है वो इंटरेस्ट रेट है। हमारा कहना ये है कि इंटरेस्ट रेट हम इन्फ्लेशन के रेट से कम रखना चाहते हैं और हमेशा हम यही करना चाहते हैं, और हम उसको जस्टिफाई ये करते हैं कि पाकिस्तान में सप्लाई साइड इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, यानी जितने वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं शायद वो इस टाइप के केस को सही से समझ ना पाएँ। लेकिन इशू ये है मियां जाहिद साहब कि अगर इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट से हाई रहती है तो मईशत जो है ना वो फिर ऐसे दीमक खाई खोखली सी हो जाती है। उनका कहना यह है कि चलो आप स्लिप शॉट अरेंजमेंट के तौर पर तो ये कर लो, लेकिन आप तो कंटिन्यूस पे चल रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कभी पॉजिटिव ही ना हो, रियल इंटरेस्ट रेट। तो आप क्या कहते हैं किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए? उनका कहा भी गलत नहीं है, हमारे कहे में भी कुछ सदाकत है। क्या कहते हैं आप? देखें, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में एक थोड़ा सा डिफरेंट थ्योरी पे चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मैंने आपसे गुजारिश की कि 4,000 अरब रुपए साल के मार्केट में आते हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस आती है, वो भी 8-9 हज़ार अरब रुपए जो आते हैं वो चिल्लर लोगों के पास आते हैं और वो मार्केटों में जाके खर्च होते हैं। तो वो भी ज़ाहिर एक इन्फ्लेशन का ज़रिया है, क्योंकि वो पैसे को हमने प्रॉपर आते तो हैं बैंकिंग चैनल से, लेकिन ये कि उसको आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको चैनलाइज नहीं किया, वो जाते हैं सारे के सारे एक्सपेंडिचर में। अच्छा, अब बात यह है कि फिर हमारी इकॉनमी जो है वो तकरीबन 40% जो है वो विद इन द बुक्स है और आउट ऑफ द बुक्स जो है वो तकरीबन 60% है, जो 4,000 अरब ज़्यादा बाहर है। अच्छा, अब बात यह है कि वो पैसा जो है जो 4,000 अरब रुपया जो है वही चीज़ों की होर्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, वही स्मगलिंग में भी इस्तेमाल होता है, वही 2 नंबर के कामों में, वही प्लाटों में इन्वेस्ट होता है, वही मुख्तलिफ चीज़ों में जाके इन्वेस्ट होता है और वो अपना सर्ज कहीं ना कहीं दिखाता है। अब वो सर्च जो दिखाता है तो उसको फिर हम कैप करने की कोशिश करते हैं, फायर फाइटिंग हम करते रहते हैं। तो फायर फाइटिंग करने की बजाय उस 4,000 अरब रुपए को अगर हम सिस्टमाइज़ कर लें और लेजिटिमाइज़ कर लें और उसको दस्तावेज़ी मईशत में ले आएँ और दस्तावेज़ी मईशत शुरू कर दें और ख़त्म कर दें किसी ये जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है या अनरजिस्टर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी वो 5-6% टैक्स ज़्यादा दे दे और वो नॉन फाइलर रहे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया ना कि आपका UIN जो है ये आपका ID कार्ड है। वो कह दिया है ना, उसको अमल भी करें ना। तो सर उसमें ज्यादा तो ब्यूरोक्रेट फंस जाएंगे ना, बिजनेसमैन तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, जो भी उसने किया होगा वो लेजिटिमाइज हो जाएगा एक दिन के अंदर, लेकिन ब्यूरोक्रेट फंस जाएगा ना, वो उसके पास तो कोई कारोबार नहीं है। देखिए, मैं किसी को पिन पॉइंट करने की बजाय या किसी को अलेज करने की बजाय मैं तो एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि वो जो अमाउंट है वो जो अमाउंट है, देखिए हमें लोगों की बात करने की बजाय हमें सिस्टम पे सर रेजिस्टेंस वहां से आती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए ग्रेड 18 का अफसर है, मैं लॉजिकल आपसे बात करता हूँ, उसकी बीवी गई बाहर शॉपिंग करने के लिए, उसके टिकट्स हैं वो ID कार्ड से जुड़े हुए हैं, उसकी बीवी जो है वो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करती है या किसी और के क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करती है, तो वो सारा भी ID कार्ड से जुड़ा हुआ है। बच्चे उसके जो हैं ग्रेड 20 के ग्रेड 21 के अफसर के, तनख्वाह उसकी इतनी है, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो कोई उसके पास कानून का ख़जाना नहीं ना अमरू अय्यार की जंबील है। देखिए सर रेजिस्टेंस वहाँ से आ रही है। बिजनेसमैन को क्या फ़र्क पड़ेगा? बिजनेसमैन कहेगा ज़्यादा मैं पकड़ा गया था मुझसे इनकम टैक्स ले लेंगे ना। सर आप उसको जेल कैद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसे पकड़ भी लिया तो उसके इर्द गिर्द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है, वो पकड़ा जाएगा, वो जुर्म है, जुर्म उसका पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके होंगे एसेट्स बियॉन्ड मींस। अली साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं ये रेजिस्टेंस वहां से आ रही है। नहीं, मैं पकड़ने धकड़ने की बात नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं, मैं ये नहीं चाहता। देखिए, मैं कभी भी पैनिक क्रिएट करना, हरासमेंट क्रिएट करना, मैं उसको नहीं चाहता। देखिए, इकॉनमी इस तरह नहीं चलती। आप इकॉनमी को आज लीगलाइज कर दें,
आप आज से हर चीज़ जो है उसको दस्तावेजी कर दें, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें। जब आप ये कर देंगे तो आपकी इकॉनमी ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगी। जब इकॉनमी वाइट हो जाएगी, वो 4000 अरब रुपया जो है वो सिस्टम में अंदर आ जाएगा। जब वो सुन तो लें, हाँ, मैं एग्री हूं आपके साथ। जब वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो फिर एनफोर्समेंट उसके बाद शुरू होगी ना। अब तो आपने खुद ही अलाउ किया हुआ है कि जी आप नॉन फाइलर 5% ज़्यादा दे दें और आप नॉन फाइलर रहें। तो जब आपने खुद ये एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो छलकेगा ना, और वो छलक रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपनी इकॉनमी को 100% डॉक्यूमेंटेड जब आप कर लेंगे, फिर भी 2, 4, 5, 10% अनडॉक्यूमेंटेड रहेगी, 90% आपकी विद इन द बुक्स होगी। जो असल आपका क्वेश्चन था वो मार्कअप रेट का था। तो जब आप फिर उसके बाद जब आप मार्केट रेट के ज़रिए इसको हेल्ड करने की कोशिश करेंगे या होल्ड करने की कोशिश करेंगे महंगाई को, तो फिर वो उससे होल्ड हो जाएगी। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी 60% इकॉनमी चूँकि आउट ऑफ द बुक्स है, वो पैसा वहां इन्वेस्ट हो रहा है। सर वो भी ब्यूरोक्रेट्स की वजह से मैं आपको सर वो ब्यूरोक्रेट को छोड़े ना। हाँ। बात यह है कि जब वो पैसा जा रहा है मार्केट में और वो नहीं है डॉक्यूमेंटेड, तो अब अगर आप मार्कअप रेट बढ़ाते भी हैं तो मार्केट रेट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो फालतू मनी लोगों के पास है वो गवर्नमेंट सक कर लेती है। जब वो सक कर लेती है तो लोग मार्केट में जाके स्पेंडिंग नहीं करते। तो जब स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं होगी, फिर लोग अपनी चीज़ों पे प्रॉफिट कम करेंगे, 2, 4, 10% उससे महंगाई कम हो जाती है। ये होता है इसकी फ़िलॉसफी। लेकिन पाकिस्तान में ये फ़िलासफ़ी इसलिए काम नहीं करती कि हम अगर आज पैसा जो है वो सक करेंगे तो मेरा और आपका सक करेंगे ना, जो डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी। लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसका पैसा तो सक नहीं होगा। जब वो सक नहीं होगा तो वो तो मार्केट में वैसे ही फ्लरिश करेगा ना, बल्कि उसको और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि जब मेरे आपके पास पैसा नहीं होगा और उसके मार्जिन ज़्यादा होंगे तो उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान में ये फार्मूला उस अंदाज में काम नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने इस फार्मूले को, जो मईशत का असल असूल है, अगर आपने मार्कअप के ज़रिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए फिर आप मईशत को भी 100% दस्तावेजी कर लीजिए। जब आप दस्तावेजी कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एग्री आपके साथ इस पॉइंट के ऊपर कि मईशत को उनका इशू एक और भी है। वो इशू ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट, आप कहते हैं जी गवर्नमेंट बोरो का, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जी मेजॉरिटी बोरोइंग तो गवर्नमेंट खुद करती है, उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि यही तो मसले की जड़ है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना मैसिव होता है कि आप अपनी जीडीपी को ड्राइव करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। नहीं। और देखिए दूसरी, और देखिए वो अनोखे, सर ये अनोखा मुल्क है जहां 10-10 रुपया चंदा इकट्ठा करके आप डैम बना रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, महल्ले की मस्जिद में नलका नहीं लगता 10-10 रुपया चंदा करके। गाना बातें है ना, एक बंदा था जज्बाती कौम है, वो कहता था 10-10 रुपए दे। वो तो ये भी कहता था मैं चारपाई डाल के डैम पे बैठूंगा, तो वो फिर कहाँ है उनकी चारपाई। बात यह है कि अगर हम इन बातों के पीछे चल पड़ेंगे और इन बातों पे अगर हम चल पड़ेंगे तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। बात यह है कि हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चरल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ जगहों पे बात भी ऐसी चल रही है कि इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाएगा। आई एग्री, बट देयर आर सम इंटेलेक्चुअल्स इन द मार्केट, सो कॉल्ड, आई विल नॉट से देयर नेम, आप खुद आपके चेहरे की मुस्कुराहट और नाजरीन समझ जाएंगे बंदा कौन है। एक बंदा है बहुत ही जज्बाती है, जब उसको ओहदा मिला तो उसने कोई काम ना किया, जब ओहदे से हट गया तो किसी दिन वो कहता है 5000 का नोट बंद कर दो, किसी दिन कहता है सोना बंद कर दो, वो वाला सोना नहीं, सोना पहनने वाला, सोना बंद कर दो, किसी दिन कहता है एटीटी बंद कर दो। तो बंद कर देने से सारे काम होंगे? मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या दिस इज द न्यू प्रिंसिपल दैट इज गोइंग टू वर्क। एटीटी सर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। मैंने एक शख्स से पूछा, उसने कहा यार अली भाई इट इज राइट दैट इट इज मिसयूज्ड, बट मेजर पार्ट ऑफ योर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन द एटीटी। एंड उसने कहा ऐसे नहीं कि ऑल एटीटी इज रॉन्ग, many of the ATT products they are actually contributing to Pakistan's revenue. मैंने कहा tell me, उसने कहा of course it is contributing to Pakistan's economy totally, और shipping का एक बहुत बड़ा portion उसने कहा कि ये आपका इससे चल रहा है, आप कह रहे हो इसको बंद कर दो, तो सर is it correct? We should go to such a degree. रेगुलेट करना बेहतर नहीं है rather than shutting it down? नहीं, देखें किसी भी चीज़ को बंद करना तो कोई मसले का हल नहीं है। आप उसको रेगुलेट करें, उसको सिस्टमाइज करें और लोगों को आज़ादियाँ दें, एक सर्टन पैरामीटर्स बनाएं, उन सर्टन पैरामीटर्स के अंदर जो है वो लोग खुल के अपना कारोबार करें, यही उस मसले का हल है। मैं इसलिए मैंने कहा ना कि जी आप बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो। और वो क्या चीज़ है? अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। आप उसको अगर आप सही कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आप देखेंगे 1-2 साल में आहिस्ता 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 सुकड़ के सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यानी आप डॉक्यूमेंटेशन रेकमेंड कर रहे हैं बड़ी स्ट्रांगली? बिल्कुल, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी
आपकी ओवर प्रॉफिटेरिंग ठीक हो जाएगी, 2 नंबर इकॉनमी आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी स्मगलिंग ठीक हो जाएगी, आपका डॉलर का आउटफ्लो जो है स्मगल्ड गुड्स के ज़रिए से वो सारा ठीक हो जाएगा, और आपकी एक्सपोर्ट भी, क्योंकि ये आपके जो प्राइवेटाइजेशन करें और उससे आपके ये जो पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, लोगों को सर्विस अच्छी मिलने लग जाएगी। सर इलेक्शन में कुछ खर्चे हैं, ये कर लें, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कैसी रहेगी? थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे इलेक्शन में इस दफ़ा, तो आपको वो पता तो है देखें ना, फिर इलेक्शन में अनफेयर मीन्स ही होंगे ना इस पैसे से, तो अनफेयर मीन्स भी इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड कर दें और चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। अगर देखें आपने ज़िंदा रहना है और इज़्ज़त से रहना है, सर उठा के रहना है, और फिर आपने जाके लोगों से बैगिंग नहीं करनी। अभी IMF आपसे कह रहा है कि जी $6.5 अरब की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसके अरेंजमेंट्स बताएं, तो अब ज़ाहिर है अपने दोस्तों को तो हमने कितना निचोड़ लिया, अब गुंजाइश नहीं है। अब हम उन्हें ये बता रहे हैं, मानते भी नहीं है ना अब। नहीं, अब हम मानते नहीं है अब हम उन्हें ये बता रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, फिर ये कि SIFC के तहत हम नई और ब्रांड न्यू इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। SIFC भी एक गेम चेंजर है। जैसे लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, SIFC वुड हैव बीन ए मेजर सक्सेस, लेकिन प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी। इससे पहले कि ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचती, मशरिक़ वस्ता के अंदर आपको पता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, जहां एक वक्त पर प्रायोरिटी ये थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी मिडल ईस्ट, नहीं, मैं नहीं मानता, उसमें ये नहीं था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना है, ये प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी। अच्छा, प्रायोरिटी ये थी कि उनकी अपनी ज़रूरियात हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं और हमारी ज़रूरियात वो आपस में कन्वर्ज होंगी तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। ये नहीं होता कि जी मैंने उसको बचाना है या उसने मुझे बचाना है। बात यह है कि हमें उनको इसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ज़रूरत है, हमारे पास लैंड पड़ी हुई है, तो उसके उनको एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि जहाँ वो कर सकें, वो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें तो पहले भी मौजूद थी, मगर उसमें क्या था कि उसमें डिलेज थी, उसमें बहुत सारे कम्बरसम प्रोसीजर्स थे। अब जो SIFC का न्यू कॉन्सेप्ट सामने आया है तो उसकी वजह से वो ब्लेंडेड विद द एनफोर्समेंट है कि वो आपने 24, 36, 48 और 72 घंटे में आपने डिसीजन लेने हैं और परमिशन इशू करनी है। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में वाकई ही आ जाएगी और उसमें बड़ा संजीदगी से काम भी हो रहा है, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है कि वो कहीं सेफ़ इन्वेस्ट करें। तो वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से पाकिस्तान में पार्क हो सकती है। हम अपना एयरपोर्ट अगर बेच देंगे अपना इस्लामाबाद वाला, तो उससे लोगों को सर्विस भी अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ें मैं तो पहले ही कहता था ये सफ़ेद हाथी पता नहीं तला जंग में बना, मतलब फतेह जंग में बना दिया। PIA को भी हम बेच दें, PIA को बेच दें, स्टील मिल को बेच दें, बाकी 80 इदारे जो हैं, रेलवे को भी प्राइवेटाइज करें। ये चीज़ों को जब हम सही तरीके से कर लेंगे तो फिर हमारे जो लॉसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब लॉसेस ख़त्म होंगे, लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी। मैं आपसे 100% एग्री हूँ, लेकिन ये वोटर हैं हमारे। अभी इस क्या है सर, इलेक्शन होने वाला है, वोटर हैं हमारे। हाँ, समझा करें, जो अंदर है ना वो बाहर नहीं आ सकता, बाहर वाला अंदर आ गया है। अब प्रॉब्लम आप समझें बात को, अगर बाहर वाला जो है वो जो अंदर आया उसको जिताना है तो अंदर वाले को बाहर रखना है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है। अगर इस टाइम पे डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया गया तो वोटर्स इम्बैलेंस के, आई फुली एग्री दैट इन नेशनल इंटरेस्ट वी शुड डू व्हाट यू आर सेइंग। देखिए, पागलपन जो है मुल्क की मईशत के हल नहीं है, ठीक है। जो भी इसमें पागलपन का मुजाहरा करता है वो चाहे कोई भी हो, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, अगर पागलपन का कोई शख्स मुजाहरा करता है तो उसको तो आयरन हैंडल से हैंडल करना पड़ेगा। तो बड़ी गहरी बात आपने की है। खैर नाजरीन, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक और पैराए में भी गुफ्तगू को ले जाना चाहिए, क्योंकि मईशत के साथ साथ जो है वो जुड़ी है बड़ी करीब से सियासत और माशरत। प्रॉब्लम यह है कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब तो लगभग ये तय है कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी की तारीख़ है, जिसके मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इसकी तासीर ठीक नहीं है 8 फरवरी की। नहीं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता मियां ज़ैद हुसैन साहब, ना इल्मुल आदाद ना इल्मुल नजूब, लेकिन कुछ लोग हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं, बल्कि रोज़ के रोज़ जो है वो पढ़ के निकलते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं आज नेक शगुन, मादरत मुँह से गलत निकल गया, मतलब लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव, मेरा नहीं ख्याल था लोग करते हैं। मेरे ख्याल से लोग इतने वहमी नहीं हैं, हम तो इस्लामी रियासत हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई डंडे कोई झाड़ू खाकर लोग काम करते हैं, तो फिर तारीखों वगैरह में भी यकीन रखते हैं। लेकिन नॉनदलेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग टू, what date it is going to happen, the issue is that nobody has a economic program. मसला ये है कि आज पड़ रही है मेरे पास जनाब नवंबर की तारीख, और तकरीबन आप समझ लें कि एग्जैक्ट 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे।
उस टाइम के ऊपर किसी का माशी मंशूर मेरे पास नहीं है, देयर इज नो इकोनॉमिक एजेंडा, यू आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू सिट डाउन टुगेदर फॉर ए, जिसे आप कहते हैं कि मिसाक मईशत, जी, बट अनफॉर्चुनेटली मिसाक तो तब करेंगे व्हेन दे हैव अ विजन ऑफ देयर ओन। दे डोंट, आई हैव नॉट सीन ए सिंगल विजन कमिंग अप कि जी हम ये करेंगे, या हम जो अभी जैसे आपने SIFC का बताया, माइंस मिनरल्स, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रीन पाकिस्तान, आई हैव नॉट सीन देम कमिंग अप विद समथिंग यूनिक। क्या कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, अभी तो इलेक्शन कैंपेन अब शुरू होने वाली है या हो चुकी है, अभी तो बड़े स्लो पेस पे है, लेकिन ये कि अब उसके आसार बन रहे हैं और अभी सबके मंशूर आएंगे। उन्होंने कल आपने देखा मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी का भी उन्होंने ऐलान किया है, वो सारे मंशूर आने वाले हैं और हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें तो पेपर पे होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो वाकई टेंजिबल और कुछ प्रोग्राम में होती हैं। तो वो प्रोग्राम जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं ना, ये तो पाकिस्तान के अब प्रोग्राम में हैं। इसके अलावा तो आपका पाकिस्तान अब चल नहीं सकता। अब पाकिस्तान देखें अपना बॉटम को टच कर चुका है अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बॉटम टच करने के बाद अब क्या है? अब जाहिर है कि आपको कुछ करना पड़ेगा ना। अब इसके और नीचे बॉटम तो है नहीं, तो अब आप कहाँ जाएंगे? तो इसलिए अब आपको उन चीज़ों को बड़ी गहरी बात की है आपने और बड़ी बोल्ड और बहादुर बात की। तो अब चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं समझता हूँ कि जब तक वो अपना प्रॉपर एक इकोनॉमिक प्रोग्राम लेके नहीं आएगी, चाहे वो प्रोक्लेम्ड हो चाहे वो अनप्रोक्लेम्ड हो, लेकिन प्रोग्राम यही होगा। लेकिन इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं होना चाहिए ना। अब बात क्या है कि वो क्लास, इलीट क्लास इंटरेस्ट ड्रिवन होता है। अब जो बातें आपने की, ये एजेंडे के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं डालेगी, मैं आपको साइन करके मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो प्रोक्लेम्ड हो चाहे वो अनप्रोक्लेम्ड हो, लेकिन प्रोग्राम यही होगा। यानी वाजे वो इस चीज को कबूलें या ना कबूलें, दोनों सूरतों के अंदर उनको एक चीज के ऊपर या यकनुकाती एजेंडा जरूर ये एक बनाना पड़ेगा। ऐलान करें या ना करें, अच्छा, लेकिन ये कि प्रोग्राम यही होगा और इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बगैर अब पाकिस्तान का कोई और हल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात तो बहुत हो गई। वो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कम करें और नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों कम कर दें IMF की। उसकी वजह ये है कि वो चाह रहे हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीचे जाएगी तो किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। चलो केयर टेकर गवर्नमेंट्स तो ये कर लेंगी क्योंकि इनको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो कैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करेगी? आप मुझे ये एक्सप्लेन करें। नहीं, वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करने का कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि जी आप अपनी वजारतें कम कहते होंगे, लेकिन ये जी सेक्रेटरी कम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, या दफ्तरों में से AC निकाल दें या गाड़ियाँ बेच दें, ये नहीं। ये तो बहुत छोटा सा एक एलिमेंट है। हाँ। वो जो नुकसान कम करने का या ख़त्म करने का कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आपका 1200-1300 अरब रुपए बिजली के शोबे का जो नुकसान है, हाँ, वो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ही बुक करती है ना, गवर्नमेंट ही उसको पे करती है। पावर सेक्टर रिफॉर्म वो कहते हैं आप करें। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने से ये मुराद है। इसी तरीके से जो SOEs हैं उसमें जो लॉसेज हो रहे हैं वो भी गवर्नमेंट को एंड ऑफ द डे पे करने हैं ना, तो वो इसलिए कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस आप कम करें। अच्छा, लोग नाजरीन हमारे बड़े परेशान होते हैं। मैं अमूमन प्रोग्राम में कहता हूँ कि वो कहते हैं डिस्को ठीक करें, तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जी डिस्को तो कुछ और चीज़ होती है। भाई डिस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, वो बाहर वाले डिस्को समझ लेते हैं ना जो तो ये मकसद होता है उसका। वो पावर सेक्टर रिफॉर्म चाहे। आपके ख्याल से इज इट, जो आपने भी ये बताया है, जिस पैराए में बताई बात, इतने बड़े अगर लॉसेस हैं तो आपके ख्याल से क्या ये जो डिस्कोज हैं जैसे लाइक फेस्को, हेस्को, मेस्को, लेस्को, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए? प्राइवेट पार्टियां इंटरेस्टेड होंगी पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। KESC का तो कह सकते हैं कि इनके पास, के इलेक्ट्रिक के पास तो बाहर आ गया, जी। लेकिन क्या बाकियों का क्वांटम इतना है? वो तो कह रहे हैं थेफ्ट बहुत है वहां पर, हम क्यों जाएं? नहीं, वही तो बात है कि जो थेफ्ट है तो उसको खत्म करने के लिए तो आपने प्राइवेटाइज करना है ना। तो थेफ्ट तो ठीक हो जाएगी जब आप उसमें इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट्स लगाएंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे, सिस्टम अपग्रेड करेंगे, नई ट्रांसमिशन लाइंस आप उसमें डालेंगे, फिर उसमें गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट साथ होगी, तो फिर ये तो चोरी ख़त्म होगी ना। ये बड़ा अहम नुक्ता है, आपकी तरफ से आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, ख्वाहिश तो ये थी कुछ और वक्त हमें मिलता, बहुत सारे मौज़ूआत में ले बैठा था, लेकिन हमेशा की तरह वक्त ख़त्म। जी, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, और इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। आम नुक्ता ये भी आ गया, खुशखबरी का मुंतज़र मैं भी हूँ, आप सब भी हैं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।